ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी भर काम करने के बाद भी कई लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते? कुछ लोग एमबीए करते हैं, इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, बड़ी ऑफिस लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बिजनेस नहीं चला पाते। और दूसरी तरफ एक लड़का अपने कमरे के कोने से सिर्फ लैपटॉप पर काम करके करोड़ कमा लेता है। ना कोई फंडिंग, ना कोई बड़ी टीम, ना कोई स्ट्रैटेजी डेक, फिर भी वो ग्रो करता है, तेज और आसान, सिर्फ अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। कुछ सेकंड्स के लिए सोचो कि अगर अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन के सामने दो लोग खड़े किए जाएं, एक जिसने एमबीए किया हो और दूसरा जिसने रिवर्क किताब पढ़ी हो, तो मार्क क्यूबन अपना पैसा उस बंदे को देगा जिसने रिवर्क पढ़ी है। ये किताब इतनी जबरदस्त है। तो चलो देखते हैं इस किताब में ऐसा क्या है, क्यों मैं इसे इतनी अहमियत दे रहा हूं। आज की जनरेशन ने बिजनेस को स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, रेवेन्यू, फंडिंग और आरओआई जैसे बज़वर्ड्स से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसीलिए आज मैं आपको रिवर्क किताब से कुछ बातें बताने वाला हूं जो बेस कैंप के फाउंडर जेसन फ्रीड और उनके पार्टनर डेविड हाइनेमायर हंसन ने मिलकर लिखी है, जिससे आप सीख पाएंगे कि बिना डिग्री सर्टिफिकेट्स, शाइनी सूट और लग्जरी ऑफिस के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। क्योंकि जेसन फ्राइड ने यही प्रिंसिपल्स फॉलो करके बेस कैंप नाम की $1 बिलियन कंपनी खड़ी की। आज पूरी दुनिया में 3.3 मिलियन से ज्यादा कंपनियां बेस कैंप यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करती हैं, और $1 बिलियन वैल्यू होने के बावजूद बेस कैंप में सिर्फ 56 लोग काम करते हैं और कंपनी आज भी प्रॉफिट में ग्रो कर रही है। तो चलो जानते हैं वो सभी प्रिंसिपल्स जो जेसन फ्रीड ने बेस कैंप बनाने में अपनाए, जो आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत मदद कर सकते हैं। रिवर्क एक ऐसी किताब है जो हर उस रूल को चैलेंज करती है जो हमें बिजनेस स्कूल्स, मोटिवेशनल सेमिनार्स या यूट्यूब गुरुज बताते हैं। इस किताब का कहना है, ना एमबीए चाहिए, ना फंडिंग, ना बड़ी टीम। अगर तुम्हारे पास एक क्लियर प्रॉब्लम और सिंपल सॉल्यूशन है तो तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो आज, इसी वक्त। यह किताब ट्रेडिशनल बिजनेस का बिल्कुल उल्टा है और कहती है, ज्यादा प्लानिंग मत करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो, इन्वेस्टर्स के पीछे मत भागो, दूसरों की कॉपी मत करो, बस काम करो और अपनी सोच को रिवर्क करो। तो दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो कि एमबीए करूं या यूट्यूब से सीखूं, फंडिंग लूं या अपने घर से स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर बनने वाली है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बुक एनसाइक्लोपीडिया। यहाँ हम लाते हैं दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल किताबें, उनका इमोशनल और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन जो आपके करियर और माइंडसेट दोनों को अपग्रेड करें। अगर आप चाहते हो ऐसा ही कंटेंट रोज मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, स्क्रैच योर ओन इच। जिस परेशानी में तुम जी रहे हो उसी का हल ढूंढो। यह किताब का पहला प्रिंसिपल है, अपनी खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, वही तुम्हारा बिजनेस बनेगा। आइए इसे 3 असली कहानियों से समझते हैं। बिल बोवरमैन, एक अमेरिकन ट्रैक कोच, उसके एथलीट्स को लाइट वेट शूज चाहिए थे, मार्केट में नहीं मिल रहे थे, तो उसने वॉफल आयरन के साथ शूज बनाए अपने गैराज में। ये शूज इतने पॉपुलर हुए कि आज वो कंपनी दुनिया के हर कोने में बिकती है। उसका नाम है नाइकी। एलिशा ऑटिस रोज रोज सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर तंग आ गया था। उसने एक सिस्टम बनाया, एलिवेटर का। आज हर बिल्डिंग में उसका सॉल्यूशन है। जेसन फ्राइड खुद एक वेब डिजाइनर था। क्लाइंट के 10 प्रोजेक्ट्स हैंडल करते वक्त उसे लगा कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ही नहीं है, तो उसने अपने लिए एक टूल बनाया। वो टूल बन गया बेस कैंप। आज लाखों कंपनियां उसे यूज करती हैं। यानी इन सब एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है? सबसे पहले इन लोगों ने अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व की और वही सॉल्यूशन बाद में दुनिया के लिए प्रोडक्ट बन गया। तो आप भी सोचिए, हर दिन की टेंशन में, हर फ्रस्ट्रेशन में कोई आइडिया छिपा होता है। उस इच को स्क्रैच करो, वही तुम्हारी ओरिजिनलिटी है। लेकिन रिवर्क सिर्फ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात नहीं करता, ये भी बताता है कि लोग बिजनेस शुरू करते वक्त किस इल्यूजन में जी रहे होते हैं। लोग सोचते हैं स्टार्टअप नाम होना चाहिए तभी कूल लगेगा, फंडिंग आई तो ही मैं रियल एंटरप्रेन्योर हूं, ऑफिस बड़ा हो, एम्प्लॉइज हों, तभी लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन सच ये है, ये सब सिर्फ ग्लैमर है, गेम नहीं।
अगला प्रिंसिपल आपको यही सिखाने वाला है। अपने काम को स्टार्टअप मत समझो, बिजनेस समझो, और शुरुआत उसी चीज से करो जो तुम्हारे पास पहले से है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है स्टार्टअप नहीं, बिजनेस बनाओ। जब कोई नया आइडिया दिमाग में आता है तो लोग तुरंत बोलते हैं, यार ये तो एक सॉलिड स्टार्टअप बन सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं, स्टार्टअप मत बनाओ, बिजनेस बनाओ। स्टार्टअप का टैग लगते ही लोगों का ध्यान सॉल्यूशन से हटकर शो ऑफ पर चला जाता है। महंगे ब्रांडिंग पैकेज, फैंसी ऑफिस, भारी एडवर्टाइजिंग, हाई एंड इक्विपमेंट और सबसे बड़ा धोखा, बेवजह की फंडिंग। लोग असली बिजनेस बनाना भूल जाते हैं और स्टार्टअप कल्चर का ड्रामा जीने लगते हैं। इस सब का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि अक्सर लोग फंडिंग लेने के बाद इन्वेस्टर के हुक्म पर काम करने लगते हैं। अपने प्रोडक्ट का फैसला लेना भी अब उनके हाथ में नहीं रहता। विजन था कस्टमर की परेशानी को सुलझाने का, लेकिन अब वो विजन किसी और की वोट से डिसाइड होता है। जिस काम की शुरुआत अपने सपने के लिए की थी, अब वो किसी और का टारगेट बन गया है। लेखक कहते हैं, स्टार्टअप शब्द को भूल जाओ, पहले दिन से खुद को बिजनेसमैन मानो। अगला कॉन्सेप्ट जो है उसी से शुरुआत करो। लोग कहते हैं, पहले एक प्रॉपर टीम बना लूं, ऑफिस ले लूं, तब काम शुरू होगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप, इंटरनेट और एक आइडिया है तो तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। वहीं से शुरू करो जो कुछ भी तुम्हारे पास है। मतलब बस शुरुआत करो। ये मत सोचो कि मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, ऐसे कैसे कारोबार चलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो उतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लेखक कहते हैं, बस शुरुआत करो, चाहे छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। अपने आइडिया को एंड्रॉयड की तरह ट्रीट करो, वर्जन 1.0 से शुरुआत करो। परफेक्ट बनाने के चक्कर में लॉन्च को डीले मत करो। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं, जेसन फ्रेड कहते हैं, अगर तुम पहली बार स्टेज पर जा रहे हो तो क्या सीधे 10,000 लोगों के सामने बोलना चाहोगे, या पहले एक छोटी गैदरिंग में प्रैक्टिस करना चाहोगे? बिल्कुल, छोटी ऑडियंस में बोलना ज्यादा समझदारी है। वहीं से तुम फीडबैक लोगे, खुद को बेहतर बनाओगे, और जब 10,000 लोगों के सामने जाओगे तो तुम्हारा काम पॉलिश्ड होगा। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले छोटी मार्केट में लॉन्च करो, लोगों से फीडबैक लो, प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ, और जब स्केल करोगे तो वो असली सक्सेस होगी। इसकी सबसे इंस्पायरिंग मिसाल हमारे सामने ही है, डी मार्ट। स्लो और प्रॉफिटेबल ग्रोथ इंडिया के लेजेंडरी बिजनेसमैन राधाकिशन दमानी ने जब डी मार्ट शुरू किया तो न टीवी ऐड किया, न ग्लैमर क्रिएट किया, न इन्वेस्टर उठाया। 2002 में सिर्फ एक स्टोर, पवई, मुंबई, और हर नए स्टोर के लिए पिछले स्टोर का प्रॉफिट ही यूज हुआ। स्टेप बाय स्टेप, स्लो और मजबूत ग्रोथ। आज 200 से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टोर्स, और राधाकिशन दमानी इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक। उन्होंने स्टार्टअप नहीं बनाया बल्कि एक रियल बिजनेस खड़ा किया जिसकी नींव मजबूत थी। कोर मैसेज, ड्रीमर नहीं, स्टार्ट करने वाले बनो। कितने लोग हैं जिनके पास आइडिया होते हैं, बिजनेस प्लान्स लिखते हैं, बड़ा विजन होता है, लेकिन वो सिर्फ सोच में ही जीते हैं, एक्शन जीरो। लेखक कहते हैं, एंटरप्रेन्योर का टैग कूल है, लेकिन अगर तुमने शुरुआत ही नहीं की तो तुम सिर्फ एक सपना देखने वाले इंसान हो, कोई बिल्डर नहीं। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को एक नए शब्द से बदलो, स्टार्टर, क्योंकि स्टार्ट करने वाला वही होता है जो चाहे छोटी चीज से, लिमिटेड रिसोर्स से, लेकिन शुरुआत करता है। चाहे कोने में एक टेबल से या गैराज से, चाहे सिर्फ एक आइडिया से या फोन से, लेकिन वो स्टार्ट करता है। जो छोटी शुरुआत करता है वही एक दिन बड़ी कहानी बनाता है। तो अब तक हमने देखा कैसे खुद को स्टार्टअप के धोखे में रखना एक जाल की तरह होता है, कैसे फंडिंग की दौलत से बेहतर होती है फोकस की सादगी, और कैसे एक छोटी शुरुआत से बड़े एम्पायर बनते हैं। लेकिन जब शुरुआत हो जाती है तो लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। उनका फोकस काम के असली सेंटर से हटकर सजावट पर चला जाता है। जैसे कोई बर्गर जॉइंट जिसका रेस्टोरेंट क्लासी हो, लाइट परफेक्ट हो और मेनू स्टाइलिश हो, लेकिन अगर बर्गर ही टेस्टी नहीं है तो सब बेकार। अगले फेज में हम देखेंगे कैसे एपिसेंटर पर फोकस करके बिजनेस को मजबूत नींव मिलती है
और कैसे लग्जरी से पहले जरूरी चीजें पूरी करना ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब बढ़ते हैं किताब के अगले पॉइंट की तरफ। वर्कोहॉलिज्म कोई गर्व की बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में एक खतरनाक सोच है। जो जितना बिजी दिखता है लोग उसे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं वर्कोहॉलिक लोग असल में ज्यादा काम नहीं करते, वो सिर्फ प्रोग्रेस का दिखावा करते हैं। सोचिए, एक इंसान 18 घंटे काम करता है लेकिन उसके काम का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं है। दूसरा इंसान सिर्फ 6 घंटे में फोकस्ड और असरदार काम करता है। तो असली प्रोडक्टिव कौन हुआ? बिल्कुल दूसरा वाला। बिजी रहना और असल में काम करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। और अगली प्रॉब्लम जो इस किताब में बताई गई है वो है मीटिंग्स हैं जहर। क्या आपको पता है कि 1 घंटे की मीटिंग पूरी टीम के 10 घंटे बर्बाद कर देती है? रीवर्क के लेखक कहते हैं मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी की किलर होती है, क्योंकि मीटिंग में हर इंसान जबरदस्ती शामिल होता है, हर किसी का अलग एजेंडा होता है, आउटकम क्लियर नहीं होता और असली काम रुक जाता है। सोचिए, अगर 10 लोग 1 घंटे की मीटिंग में बैठते हैं तो कंपनी ने असल में 10 घंटे बर्बाद किए। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं हर बातचीत ईमेल, चैट या शॉर्ट नोट से करें। मीटिंग सिर्फ तब करें जब बहुत जरूरी हो और हमेशा मीटिंग का एजेंडा और टाइम लिमिट पहले से फिक्स रखें। एज सून एज पॉसिबल कल्चर का फंडा, ये कल्चर जहर है, जितनी जल्दी हो सके भेज दो। एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करो, एज सून एज पॉसिबल लॉन्च कर दो। ये सोच अब हर ऑफिस में घुस गई है। लेकिन लेखक कहते हैं एज सून एज पॉसिबल जैसी बातों से घबराहट फैलती है और घबराहट से गलती होती है। एज सून एज पॉसिबल का प्रेशर काम की क्वालिटी गिरा देता है। लोग सोच समझकर काम करना छोड़ देते हैं और बस किसी तरह से निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई काम शांति से सोच समझकर होता है तो वो ज्यादा साफ, असरदार और एफिशिएंट बनता है। अब किताब अगली जरूरी बात बताती है कि हर काम के लिए तुरंत हाँ मत कहो। मतलब, आइए इस बात को समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, नो कहो बाय डिफॉल्ट। हर ऑफर, हर आइडिया, हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ मत बोलो। एक और कॉमन प्रॉब्लम, लोग हर नए फीचर, रिक्वेस्ट या आइडिया के लिए हाँ कह देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कूनपरेटिव दिखें या फोमो से बच सकें। लेकिन रीवर्क कहती है शुरुआत में नो कहो। हर आइडिया को इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं, हर क्लाइंट के लिए झुकना जरूरी नहीं, हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं। सिलेक्टिव होना ही असली ताकत है। ये आपको फोकस बनाए रखता है ताकि आप वही काम करें जो सच में वैल्यू देता है। अब हम उस पॉइंट की बात करने वाले हैं जिसने हमारी पूरी जनरेशन को फंसा रखा है। हर कोई इससे परेशान है और वो है डिस्ट्रैक्शंस। अगला कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रैक्शन ही असली प्रोडक्टिविटी किलर है। आपके 8 घंटे के काम में अगर 20 बार फोन चेक होता है, 5 बार मीटिंग हो जाती है, 3 बार किसी और के प्रोजेक्ट में मदद देनी पड़ती है, नोटिफिकेशन बार बार बजते रहते हैं, तो असली डीप वर्क कितना हुआ? शायद 1-2 घंटे भी नहीं। असल प्रोडक्टिविटी डीप वर्क से आती है, न कि शैलो मल्टीटास्किंग से। लेखकों की सलाह है नोटिफिकेशन बंद करें, काम के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें और फोकस जोन का टाइम शेड्यूल करें जहां 90 मिनट सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान हो। ये छोटी सी आदत आपको 10 गुना रिजल्ट दे सकती है। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्लैरिटी किस चीज में होती है? चलिए एक सिंपल बात समझते हैं। जो काम जितना सिंपल होता है वो उतना ही क्लियर होता है, यानी सिंप्लिसिटी से ही क्लैरिटी आती है। और जब काम क्लियर होता है तो कंफ्यूजन कम होती है, फोकस बढ़ता है और एफिशिएंसी अपने आप बेहतर हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग अक्सर काम को बिना वजह कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स, बेकार स्टेप्स, उलझे हुए लेयर्स जो न सिर्फ वक्त खराब करते हैं बल्कि ब्रांड की असली पहचान भी खो देते हैं। यहीं पर रीवर्क का माइंडसेट सबसे ज्यादा असरदार बन जाता है। काम कम करो लेकिन उसमें जान डाल दो। जैसे एप्पल की मिसाल लो, उन्होंने कभी भी ज्यादा फीचर्स दिखाने के चक्कर में प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। उनका आईफोन हो या मैकबुक, हर चीज में एक बात कॉमन है, सादगी में खूबसूरती। पैकेजिंग हो या डिजाइन,
सब कुछ इतना क्लीन होता है कि कस्टमर को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सिंप्लिसिटी को अपनी पहचान बनाया और वही उनकी यूनिकनेस बन गई। तो याद रखना, जितना सिंपल दिखेगा उतना ही पावरफुल लगेगा, और सिंप्लिसिटी से ही ब्रांड यूनिक बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अपनी पर्सनैलिटी डालकर आप अपने प्रोडक्ट को और भी यूनिक बना सकते हैं, उसे एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट को लोग कॉपी कर सकते हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को नहीं। और हम जानेंगे कि कैसे एप्पल, ज़ैपोस जैसे ब्रांड्स ने सिर्फ क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से ही कंपटीशन को खत्म कर दिया। आइए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अपने प्रोडक्ट में खुद को डालो। आज हर प्रोडक्ट मार्केट में किसी न किसी रूप में पहले से मौजूद है। जूते, बर्गर, मोबाइल फोन, नोटबुक, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो किसी और के पास नहीं होती, वो होती है तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा टच, तुम्हारा थॉट प्रोसेस। लेखक कहते हैं, आपका प्रोडक्ट तभी यूनिक बनेगा जब उसमें आप खुद शामिल होंगे। चलिए इसे एक सुंदर कहानी से समझते हैं। ज़ैपोस, एक ऐसा शू ब्रांड जिसमें आत्मा है। अमेरिका में एक कंपनी है ज़ैपोस, एक जूते बेचने वाली कंपनी। अब जूते तो हर मॉल में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग ज़ैपोस से खरीदना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ज़ैपोस ने अपने प्रोडक्ट में सिर्फ डिजाइन नहीं, अपनी सोच डाली है। उनकी कस्टमर सर्विस का अनुभव ऐसा है जैसे कोई करीबी दोस्त कॉल पर बात कर रहा हो। न कोई रोबोटिक स्क्रिप्ट, न बनावटी बातें, सिर्फ असली इंसानी इमोशंस। एक बार एक कस्टमर ने जूते वापस किए और कॉल पर बस यूं ही बताया कि घर में किसी की डेथ हो गई थी। अगले ही दिन ज़ैपोस ने उनके घर फूल भेजे और एक सॉरी नोट भी। क्या ये किसी शू सेलिंग प्रोसेस का हिस्सा था? नहीं, ये उनकी सोच का हिस्सा था। ज़ैपोस ने सिर्फ जूते नहीं बेचे, उन्होंने अपना दिल दिया, और यहीं से उनका ब्रांड ऐसा बना जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। एप्पल, एक सिंपल सोच जो सब पर भारी पड़ी। एप्पल के हर प्रोडक्ट में एक इमोशनल एलिगेंस होती है। सिर्फ फोन ही नहीं, उनका बॉक्स खोलने का अनुभव भी खास होता है। वो जो फीलिंग आती है बॉक्स ओपन करते वक्त, वो इरादतन बनाई गई होती है, क्योंकि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते थे, पैकेजिंग भी प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। इसलिए एप्पल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सर्विस, हर चीज में उनकी सोच दिखती है। जब बाकी कंपनियां रैम और स्पेक्स की बात कर रही थीं, स्टीव जॉब्स ने बस एक लाइन बोली, खजार गाने आपकी पॉकेट में। बस इसी लाइन ने पूरा मार्केट बदल दिया, और बिना किसी लड़ाई के स्टीव जॉब्स ने कंपटीशन ही खत्म कर दिया। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी डाली थी, लेकिन अपने ब्रांड में इमोशंस डाले थे। कस्टमर्स को सिखाओ, भरोसे से ही बनता है। साथ लेखक एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं, अपने कस्टमर्स को सिखाओ, उनसे चीजें मत छुपाओ। दुनिया के बड़े जीन्स ब्रांड अपने फैब्रिक की जानकारी खुद लोगों को सिखाते हैं, पर्दे के पीछे की मेहनत दिखाते हैं, कैसे सिलाई होती है, कैसे कपड़ा बनता है। इससे कस्टमर का जुड़ाव ब्रांड से सिर्फ सामान तक नहीं रहता, वो इमोशनल हो जाता है। जब कस्टमर आपके प्रोसेस को समझने लगता है, तब वो आपके प्रोडक्ट को महसूस करने लगता है। जैसे कुछ शेफ अपनी रेसिपी भी शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिश कोई कॉपी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि रेसिपी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं होती, वो एक सोच होती है, एक स्टाइल होता है जो सिर्फ आपका होता है। अब इन सारी बातों का सार समझते हैं। 1. अपनी खुद की प्रॉब्लम का हल ढूंढो, वही तुम्हारा प्रोडक्ट बन सकता है। 2. छोटे से शुरू करो, फैंसी मत बनो, स्टार्टअप का जाल मत बनो। ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। ब्रांडिंग वो फीलिंग होती है जो कस्टमर को हर बार आपके प्रोडक्ट से महसूस होती है। लेखक कहते हैं, ब्रांडिंग कोई अलग विभाग नहीं है, वो हर उस इंटरेक्शन का नाम है जो आपका कस्टमर आपसे करता है। 3. स्मार्ट वर्क से ज्यादा जरूरी होता है हार्ड वर्क। मीटिंग और डिस्टर्बेंस हटा दो, फोकस लाओ। नंबर 4, अपने प्रोडक्ट में खुद को डालो ताकि आपका ब्रांड इंसानी लगे। आपकी ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, आपकी पैकेजिंग का डिजाइन कैसा है, आप सोशल मीडिया पर किस तरह बात करते हैं, आपकी सपोर्ट टीम का रवैया कैसा है।
ये सब मिलकर बनाते हैं आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी। जब तक आप खुद इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट में, लोग भी इमोशनली अटैच नहीं होंगे। आपका प्रोडक्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपकी सिग्नेचर है। वो बताता है आप क्या मानते हैं, आप अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, आपका इरादा क्या है। और ये सब चीजें कोई भी कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर सकता। प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, लेकिन आपकी सोच, आपका फील, आपका सच हमेशा यूनिक रहेगा। अगर आपका भी कोई सपना है, एक प्रोडक्ट बनाने का, एक बिजनेस शुरू करने का या कोई नया काम करने का, तो एमबीए का इंतजार मत करो। किसी इन्वेस्टर की मंजूरी मत ढूंढो। रीवर्क का माइंडसेट अपनाओ, क्योंकि दुनिया को कोई परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसे चाहिए एक रियल इंसान, जिसमें ईमानदारी हो, सच्चाई हो और हिम्मत हो। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा सबक क्या था, और ऐसी ही माइंडसेट बदलने वाली किताबों के लिए सब्सक्राइब करें बुक एनसाइक्लोपीडिया। और सबसे आखिरी में जो सबसे गहरा सबक ये किताब देती है, सादा रहो, साफ रहो और सबसे अलग रहो। हमें सिर्फ अपने बिजनेस में नहीं, खुद में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको नहीं पता कि खुद में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है और ये कैसे किया जाता है, तो चलिए मैं आपको अगली वीडियो में ले चलता हूं। बस अभी क्लिक करो उस बुक समरी पर जो बताती है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और अगर आपको नहीं पता कि अपने कस्टमर की जरूरतें कैसे समझी जाती हैं, कैसे जाना जाए कि वो क्या चाहते हैं, आप दूसरों के माइंड को नहीं पढ़ पाते, तो इस दूसरी वीडियो पर क्लिक करो, जहां मैं आपको बताऊंगा वो सारे टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप आसानी से किसी को समझ पाओगे, उन्हें पढ़ पाओगे। और मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आने लगेगा कि अब तक लोग आपका कैसे इस्तेमाल करते आए हैं, कैसे आपसे खेलते रहे हैं। अगर आप इन सब ट्रिक्स को समझना चाहते हैं और सेफ तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टेक केयर।